डायरेक्टर इलायची। नमस्कार दर्शकों, मैं हूं ऐश्वर्या कपूर और आप देख रहे हैं मेरे साथ शनिवार शाम 7 बजे पूछता है भारत। और पूछ रहा है भारत की शुरुआत ऐश्वर्या के एजेंडा से। और ऐश्वर्या के एजेंडा में 7 प्रदेश, 13 बाई इलेक्शन और 11 हार। यह भारतीय जनता पार्टी के लिए असलियत है। भारतीय जनता पार्टी जो कि अभी अभी 2024 के जनरल इलेक्शन जीती, 240 प्लस सीटें लाई है, वो बाई इलेक्शन में 13 विधानसभा के बाई इलेक्शन में 7 स्टेटों के सिर्फ 2 जीती, सिर्फ 2, ओनली 2। क्यों पूछता है भाई? समथिंग इज गोइंग रॉन्ग, कहीं कुछ गड़बड़ी है। और गड़बड़ी को एनालाइज करना या मानने में कोई गलती नहीं होती, बल्कि गलती सुधार लेना ठीक है। राजनीतिक तौर पे भारतीय जनता पार्टी की जो पॉलिटिकल मशीनरी है वो अभी तक ऐसी थी कि कहीं कुछ गलती हुई इमीडिएटली उसको रेक्टिफाई किया जाता था, इमीडिएटली। पर अभी ये हो रहा है। 400 का वादा था 2024 के इलेक्शन में, आए कितने 2040। तो ये बोला गया कि भाई फंसाया था विपक्ष को 400 के जुमले में, लेकिन रियलिटी यह है कि विपक्ष यह धारणा बना रहा है कि 400 लाने से रोक लिया तो वो जीत गया। प्रधानमंत्री बीजेपी के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीसरी बार है, इतिहास बना रहे हैं। 14 से लेकर 24 तक कांग्रेस की सारी सीटें जोड़ लो तो भी 240 नहीं बनते, बीजेपी तो भी 240 में। लेकिन ऐसी भूमिका बनाई जा रही, ऐसी भूमिका कि बीजेपी 24 का इलेक्शन हार गई। और अब ये विधानसभा के जो इलेक्शन बिहार के रुपौली में इंडिपेंडेंट जीता, जेडीयू हारा। जेडीयू किसके साथ है? बीजेपी के साथ। हिमाचल में देहरा में कांग्रेस जीती, बीजेपी हारी। हिमाचल के हमीरपुर में बीजेपी जीती, कांग्रेस हारी। हिमाचल नालगढ़ में कांग्रेस जीती, बीजेपी हारे। हिमाचल में सिर्फ 1 सीट बीजेपी जीती है। और ये मैं ऑफिशियली कह रहा हूं, आज ऑफिशियली मैं कह रहा हूं, हिमाचल में हमीरपुर जीती है। हमीरपुर के इंचार्ज अनुराग ठाकुर थे। अनुराग ठाकुर को जिम्मेदारी दी हुई थी। देहरा की जिम्मेदारी किसके पास थी? नालगढ़ की जिम्मेदारी किसके पास थी? क्या उन नेताओं से नहीं पूछा जाना चाहिए हिमाचल में? जैसे बिहार में रुपौली की जिम्मेदारी किस जेडीयू बीजेपी नेता के पास थी कि एक इंडिपेंडेंट जीत गया और बीजेपी जेडीयू के कैंडिडेट हार गए। हिमाचल के देहरा में कांग्रेस जीती, हिमाचल के हमीरपुर में बीजेपी जीती, नालगढ़ में कांग्रेस जीती। तो क्या नहीं पूछना चाहिए? पूछना चाहिए। मध्य प्रदेश के अमरवाड़ा से बीजेपी जीती, कांग्रेस हारी। पंजाब जलंधर वेस्ट आम आदमी पार्टी विंस। पंजाब के जलंधर वेस्ट से आम आदमी पार्टी जीती है, जिसको आपने अभी पंजाब के लोकसभा पोल्स में पछाड़ा है, लेकिन वो बाई इलेक्शन में जीत गए। तमिलनाडु में के विक्रवांडी से डीएमके जीते, पीएमके हारे। उत्तराखंड, धामी जी क्या हो रहा है? पूछता है भारत। उत्तराखंड बद्रीनाथ धाम से कांग्रेस जीती, बीजेपी हारी। कांग्रेस के नेताओं ने ऑलरेडी ट्वीट करना शुरू कर दिया है, गुरु प्रकाश पासवान जी, अनंत विजय जी, कि अयोध्या के बाद अब बद्रीनाथ भी बाबा का नाम, बद्रीनाथ धाम से कांग्रेस जीत गई है, बीजेपी हार रही है। उत्तराखंड मंगलौर से कांग्रेस जीत रही है, बीजेपी हारी है। आप समझिए, बंगाल टीएमसी ऑल द वे। रायगंज टीएमसी, रानाघाट दक्षिण टीएमसी, बागड़ा टीएमसी, मणिकातला टीएमसी, बीजेपी हारी। क्या नहीं पूछा जाना चाहिए इन नेताओं से? नहीं पूछा जाना चाहिए। और क्या नहीं पूछना चाहिए मध्य प्रदेश के अमरवाड़ा, जहां बीजेपी जीती, और हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर, जहां बीजेपी जीती, इन 2 नेताओं से, जिसको जिम्मेदारी दी गई थी इन इलेक्शंस की, प्लस कैंडिडेट, कि क्या आपने सही किया? और बाकी 11 कैंडिडेट और 11 नेताओं जिनको जिम्मेदारी दी कि क्या आपने गलत किया? देखिए, विपक्ष तो बोलेगा कि अब समा बदल गया। आप देखेंगे अभी
जब अभी कुछ ही देर में अनुराग भदौरिया आएंगे, रत्नाकर त्रिपाठी आएंगे, गुरु प्रकाश पासवान, तो आज वो यही बोलेंगे कि अभी तो ये शुरुआत है, आगे आगे देखो होता है क्या। 24 में 400 से रोका, यहां पे 13 में से 11 जीते, बट दैट्स द रियलिटी। आप इसको माइक्रो एनालाइज करते रहिए कि एक सीट में 400 वोट से जीता कि 800 वोट से जीता। गुरुजी, रियलिटी ये है पासवान साहब कि अ विन इज अ विन एंड अ लूज इज अ लूज। यू नो व्हाट आई मीन? हार हार होती है, जीत जीत होता है। व्हेन यू लूज, व्हेन यू विन, यू विन। और ये बात किसी और ने नहीं, मौजूदा गृह मंत्री अमित शाह ने 14 के इलेक्शन से पहले, ठीक पहले, मुझे आज भी याद है, बीजेपी के पूर्व पार्टी दफ्तर 11 अशोक रोड से लगे हुए 9 अशोक रोड में स्वर्गीय अरुण जी का वो घर कम दफ्तर था, वहां पे एक मीडिया रूम होता था, वहां पे बैठ के हम लोगों से बात करते हुए कहा था, देखो भैया, तुम लोग दिल्ली के 10 बाय 10 के कमरे में बैठते हो, तुम लोगों को समझ लो, जीत जीत होती है, हार हार होती है। एंड ही वाज एब्सोल्युटली राइट। जीत जीत होती है, हार हार होती है, लेकिन यही फंडा अब विपक्ष यूज कर रहा है। विपक्ष कह रहा है 400 वोट से जीते या 4000 वोट से जीते हैं। समथिंग हैज टू बी एनालाइज्ड। इसको ठीक तरह से एनालाइज करना जरूरी। पंजाब के जलंधर वेस्ट आम आदमी पार्टी के कैंडिडेट जीते हैं, बीजेपी हारी है। हिमाचल प्रदेश में 2 हारे 1 जीते हैं। उत्तराखंड में 2 हारे 1 जीते। उत्तराखंड में तो आपकी सरकार है साहब, तब भी ऐसा हो। मध्य प्रदेश में आपकी सरकार है, आप जीत गए। हिमाचल में आपकी नहीं है, तब भी। बिहार में आपकी है, तब भी आप हारे। बंगाल में टीएमसी, दीदी इज ऑन अ रोल। कुछ इन प्रिंसिपल गलत हो रहा है गुरुजी, कहीं कुछ इन प्रिंसिपल गलत है। इसको ठीक करना बेहद जरूरी है। इसी पे एक डिटेल्ड रिपोर्ट है मेरे पास 1.5 मिनट की, ओनली 90 सेकेंड्स। ये देखिए, उसके बाद डिबेट करते हैं, सवाल पूछते हैं सत्ता में बैठे हुए लोगों से। दिस डिटेल चुनाव में हार जीत लगी रहती है, लेकिन नतीजे जब शोर मचाने लगे तो सवाल गूंजेंगे ही, चाहे वो आम चुनाव हो या फिर उपचुनाव। इस बार के उपचुनाव के नतीजों ने सबको हैरान कर दिया है। जीत गए वो भी, और जिन्हें हार का मुंह देखना पड़ा वो भी उपचुनाव के नतीजों से सन्न हैं। उपचुनाव के नतीजे निश्चित तौर पर चौंकाने वाले हैं। अब सबको अलर्ट करना रहना होगा, आत्मचिंतन करना पड़ेगा। 7 राज्यों में 13 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव में बीजेपी सिर्फ 2 सीटें ही जीत सकी, यानी 11 सीटों पर इंडी गठबंधन की जीत हुई है। ऐसे में बीजेपी को मंथन करने की जरूरत है कि आखिर बीजेपी की कहां चुनावी मशीनरी फेल रही है, क्योंकि आगे यूपी में भी 10 सीटों पर उपचुनाव होने हैं। ट्रेंड है जो लोकसभा चुनाव से शुरू हुआ और अब आगे बढ़ रहा है। आने वाले जितने भी चुनाव होंगे, लगभग भारतीय जनता पार्टी हारती चली जाएगी। ये हार का एक ट्रेंड शुरू हुआ है। 99 लोकसभा सीट जीतकर वैसे ही कांग्रेस 7वें आसमान पर है, और अब उपचुनाव के नतीजों ने विपक्ष के 4 जून वाले नशे को गहरा कर दिया है। ऐसे में सवाल ये कि क्या उपचुनाव में मिली जीत से विपक्ष और बेकाबू हो जाएगा? सवाल ये कि इस जीत से विपक्ष ईवीएम पर सवाल क्यों नहीं खड़े कर रहा है? और सबसे बड़ा सवाल ये कि बीजेपी की घटती सीट क्या जनता के बदलते मूड का संदेश दे रही है? पूछता है भारत। देखिए, मेरा ये पर्सनल मानना है, गुरु प्रकाश पासवान जी, अनंत विजय जी, रथिंदर भाटिया जी जुड़ रहे हैं, अनुराग भदौरिया मेरे को दिख नहीं रहे हैं, रत्नाकर त्रिपाठी के लिंक जुड़ रहा है, संजय गुप्ता जी हैं मेरे साथ, संजय मिश्रा जी स्टूडियो में हैं। मैं अपनी गेस्ट टीम से रिक्वेस्ट कर रहा हूं, अनुराग भदौरिया और रत्नाकर त्रिपाठी शुड जॉइन इन वेरी सून। लेकिन इससे पहले मैं पासवान साहब आपके पास आऊं, मैं अनंत विजय जी से पूछ रहा हूं। अनंत विजय जी, ये बोल देना कि क्या जनता का मूड बदल रहा है, मुझे लगता है थोड़ा जल्दी होगा, लेकिन कहीं तो कुछ गड़बड़ है। नहीं तो आप देखिए, वो हिमाचल प्रदेश है, हमीरपुर जिसकी जिम्मेदारी अनुराग ठाकुर को दी है, आप जीत जाते हो। देहरा में किसको दी है आपको पता है, हिमाचल के नालगढ़ में किसको दी है आपको पता है, यहां कांग्रेस जीत जाती है। आप उत्तराखंड में आपके मुख्यमंत्री है, जिनको हारने के बाद भी मैं अनंत विजय जी से बात कर रहा हूं, आपको सुनाई नहीं दे रहा डायरेक्टर साहब? ओनली मी एंड अनंत विजय जी, थैंक यू वेरी मच। उत्तराखंड में मुख्यमंत्री इलेक्शन
हार गए, उसके बाद भी उनको मुख्यमंत्री बताया, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री ने, टॉप ब्रास ने उन पर जिम्मेदारी दिखाई, उन पर भरोसा जताया, वो बाई इलेक्शन जीते। उसके बाद आप यहां पे बद्रीनाथ में हार गए, मंगलौर में आप हार गए, बद्रीनाथ में आप कांग्रेस के, मैं ट्वीट देख रहा हूं, आप देखिए उनके कमेंट्स, देखिए उनके प्रवक्ता, देखिए वो, देखो अयोध्या के बाद अब बाबा की नगरी भी आ गई है हमारे पास, अयोध्या के बाद बद्रीनाथ। देखिए अभी उन पे हंसना या उनको बोलना कि ये तो ऐसे बट है नहीं, बट देयर इज समथिंग इन प्रिंसिपली रॉन्ग ना, कहीं तो कुछ गड़बड़ी हो रही है। उस गड़बड़ी को अगर नहीं सुधारेगी बीजेपी तो फिर विपक्ष तो ये बैंड वैगन को आगे बढ़ाता जाएगा। अनंत विजय जी, ओनली अनंत विजय जी में, थैंक यू वेरी मच। मैं ऐश्वर्य जी, एक बात ध्यान रखना चाहिए। मुझे लगता है कि जिस प्रकार से उपचुनाव होते हैं, उपचुनाव में जो सत्तारूढ़ दल होता है उसके मोटे तौर पे ये माना जाता है कि वो जीत जाता है, लेकिन उत्तराखंड में दोनों सीट हारने का एक संदेश तो है। उत्तराखंड को थोड़ा संभल के चलना पड़ेगा और वहां जिस प्रकार से पार्टी काम कर रही है उसको ध्यान देना पड़ेगा। लेकिन अभी मैं देख रहा था, कांग्रेस पार्टी ने कहा है कि 10 सीटें इंडिया जीत गई। तो अब बताओ, ममता बनर्जी ये कह रही है कि बंगाल से बाहर हमारा गठबंधन है, सीटें कहाँ आई बंगाल में। आम आदमी क्या कह रही है, पंजाब में हमारा गठबंधन नहीं है, सीटें कहाँ आई आम आदमी पार्टी की, पंजाब। तो अगर ये 5 सीटें हटा देते हैं तो INDIA गठबंधन 5 पे रह जाता है। तो आंकड़ों की बाजीगरी, एक होता है ना, आंकड़ों को क्या कहा जाता है, एक तो होता है झूठ, एक होता है महाझूठ, और वो बाद में होता है आंकड़े, सबसे अंत। तो आंकड़ों पर मैं नहीं जाता हूं, लेकिन इस बात पर मैं आपकी सहमति प्रकट करता हूं कि जिस प्रकार से हिमाचल में हमीरपुर सीट पर अनुराग ठाकुर ने अपनी मेहनत से या अपने जो कहते हैं अपने सामर्थ्य से, अपने पुरुषार्थ से जीत दिलाई है भारतीय जनता पार्टी को, या जिस प्रकार से वहां संगठन पर उनकी पकड़ मजबूत है कि विकट परिस्थितियों में भी उन्होंने बहुत बड़े मार्जिन से जीता चुनाव। तो ये सब चीजें अब भारतीय जनता पार्टी को सोचना पड़ेगा, और मुझे लगता है उनकी पार्टी में ये सब सोचा भी जा रहा होगा। ऐसा नहीं है कि वहां मंथन नहीं हो रहा होगा, मंथन हो रहा होगा। और अभी तो उत्तर प्रदेश के भी चुनाव आने वाले हैं, वहां भी 10 सीटों पर उपचुनाव होने हैं, वो भी देखने वाली बात होगी। तो ठीक है, इस वक्त कांग्रेस पार्टी को ठीक ठाक संदेश तो मिल ही रहा है, सीटें भी मिली हैं, तो आने वाली राजनीति बहुत दिलचस्प होगी ऐश्वर्य, मुझे लगता है। लेकिन बीजेपी को सांगठनिक रूप से अपने आप को मजबूत करना पड़ेगा। जिस प्रकार से संगठन में कार्यकर्ताओं की उपेक्षा हो रही है, उस उपेक्षा को दूर करने के प्रयत्न करने पड़ेंगे, क्योंकि चुनाव नेताओं के चेहरे पर जीते जाते हैं, लेकिन चेहरे के साथ कार्यकर्ताओं की मेहनत का भी मोल होता है। उस मोल को अनंत विजय जी, और भारतीय जनता पार्टी ने I beg to differ with you today. मैं थोड़ा सा आपसे को लेकर मैं थोड़ा सा आपसे डिफर कर रहा हूं, थोड़ा सा क्या काफी कर रहा हूं, इन प्रिंसिपल कर रहा हूं अनंत विजय जी, कि जब आप ये कह रहे हैं कि देखो ऐश्वर्या टीएमसी तो बंगाल में जीती है, तो टीएमसी पंजाब में तो सर कभी भी नहीं जीतनी थी। आम आदमी पार्टी बंगाल में नहीं है अभी, गुजरात में वो कांग्रेस की जगह खा गए, दिल्ली में वो कांग्रेस से लड़ रहे हैं, पंजाब में वो लड़ रहे हैं। ये बात बीजेपी को पता है सर। देखिए विपक्ष बहुत स्मार्टली खेल रहा है। अखिलेश यादव ने, अभी अनुराग भदौरिया जुड़ गए हैं, एक बहुत बड़े व्यक्ति के घर में शादी चल रही है, सोशल मीडिया पे जाएं तो आजकल कोई कुछ और देख नहीं रहा है, बस वो शादी देख रहे हैं। तो वहां पे अखिलेश यादव थे, तो अखिलेश यादव के साथ 3-4 नेता थे, वहां से एक विदेशी बहुत बड़ी कंपनी के मालिक आए। तो अखिलेश यादव ने विद व्हाट कॉन्फिडेंस बोला, बिकॉज वहां जो एक और नेता खड़े थे उनसे मेरी बात हुई, तो ही सेड, अखिलेश यादव ने, दर्शकों और सुनिएगा विद वेरी, क्योंकि अनुराग भदौरिया भी मैं बोल रहा हूं, गुरु प्रकाश पासवान, उन्होंने बहुत कॉन्फिडेंस से कहा, सर मीट यू इन 29 इन दिल्ली, डोंट फॉरगेट आई एम गोइंग टू बी देयर। ये अखिलेश यादव ने कहा उस विदेशी कंपनी के मालिक से, अनंत विजय जी, उस बहुत बड़े आदमी के शादी के घर में शादी जो चल रही है वहां, कि 29 में आपसे दिल्ली में मिलते हैं और मैं वहां रहूंगा। सो मैं ये कह रहा हूं कि विपक्ष ये छोटी छोटी जीत से उसको स्पार्क मिल रहा है, और जो 10-12 साल से और अब 15 साल हो जाएंगे 29 में, गुरु प्रकाश पासवान जी आप समझिए, जो सत्ता से दूर हो उसको जरा सी भी जीत से ना स्पार्क मिलता है, और आपको इन हार से या ये जो भी गलतियां हो रही इससे आपको बहुत जल्दी रेक्टिफाई करना पड़ेगा। इसको नहीं करेंगे तो जैसे ये 99 को जीत बता रहे हैं, अब 13 में से 11 तो उनकी जीत है ही,
चाहे मैं अनंत विजय जी वाला फॉर्मूला मानूं कि टीएमसी बंगाल में जीती है और आम आदमी पार्टी पंजाब में, तो वो तो होना ही था सर। गुरु प्रकाश पासवान जी। ऐश्वर्य जी, गुरु के पास आप जाएं, उसके पहले मैं एक बात से बोलिए मैं आपसे पूरी तरह से सहमत हूं। गुरु जी 1 मिनट रुकिएगा, गुरु प्रकाश जी 1 मिनट रुकिएगा। ऐश्वर्या जी, मैं अपनी बात समझा नहीं पाया या मैं ठीक से बोल नहीं पाया। मैं ये कह रहा था, कांग्रेस पार्टी ने जिस इंडिया के 10 सीट के जीतने का दावा किया है, उसमें मैंने कहा कि INDIA गठबंधन बंगाल में नहीं है और INDIA गठबंधन पंजाब में नहीं है। तो उस लिहाज से वो दावा थोड़ा अतिशयोक्ति है। मेरा सिर्फ इतना कहना था। गुरु प्रकाश पासवान और उसके बाद अनुराग भदौरिया जी, आ रहा हूं। गुरु प्रकाश पासवान। नहीं, देखिए ऐश्वर्या जी, मैं टैली देख रहा हूं, प्रीवियस टैली देख रहा हूं और आज के नतीजों की टैली देख रहा हूं। तो मैं जरा बताना चाहता हूं, आपने भी देखा होगा, बीजेपी पहले भी इन सीटों पे 3 थी, बीजेपी आज भी इन सीटों में 3 है। तो मुझे लगता है अगर विपक्ष कहता है हमारा बहुत बड़ा पराजय हो गया है, कि विपक्ष का अपना दृष्टिकोण हो सकता है। लेकिन ऐश्वर्या जी, आप भली भांति जानते हैं, हम लोग स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी के संस्कार को मानने वाले लोग हैं। वो कहते थे कि हम विजयी हुए, हम में विनम्रता है, पराजय में तो आत्ममंथन होना चाहिए। और आपने हमारे नाम के ऊपर भी लिखा है कि मंथन चल रहा है, मंथन जरूरी है। निश्चित रूप से हम मंथन करने वाले लोग हैं, हम मंथन करने वाली पार्टी हैं। ऐश्वर्या जी, हम तो 2 पे थे, हम तो 2 से 303 पे आए हैं और 303 से आगे भी जाएंगे। तो मुझे लगता है कि ये बाईपोल निश्चित रूप से एक हमें संकेत दे रहा है, एक मैसेज दे रहा है। लेकिन कहीं से भी हमारे अंदर का उत्साह, हमारे अंदर का ऊर्जा इससे ध्वस्त नहीं हो रहा है। हर एक पराजय से, हर एक नतीजों से हम प्रेरणा लेते हैं और आगे काम करते हैं। प्रेरणा जीत से ली जाती है, हार को एनालाइज भी किया जाता है। आप मेरी बात समझिए। आपने कहा ऐश्वर्या, पिछली बार आपको 3 सीटें बंगाल से आई थी। रायगंज आप जीते थे, रानाघाट दक्षिण आप जीते थे, बागदा आप जीते थे। मैं आपसे ये बात कह रहा हूं, आप ये बात समझिए कि हार से आप ऊर्जा थोड़ी लेंगे। हार को आपको एनालाइज करना पड़ेगा कि वही हिमाचल प्रदेश है, वही कांग्रेस की सरकार वहां पे स्टेट में है। आप हमीरपुर में जीत जाते हैं, देहरा और नालगढ़ में आप हार जाते हैं। बंगाल वही है। आप पिछली बार रायगंज जीते थे, इस बार आप हारे हैं। पिछली बार आप रानाघाट दक्षिण जीते थे, इस बार आप हारे हैं। पिछली बार आप बागदा जीते थे, इस बार आप बागदा हारे और मणिकांतला तो आप हारे ही हारे हैं। तो मैं कह रहा हूं आपसे, मतलब इसको एनालाइज भी तो करना पड़ेगा ना। उत्तर प्रदेश में अभी 10 विधानसभा का बाइपोल होना है। अगर इसी तरह चलता रहा तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। जी नहीं, देखिए ऐश्वर्या जी, हम आपसे डिसएग्री नहीं कर रहे हैं, लेकिन हम आपको बस इतना बताना चाहते हैं कि चुनाव पंचायत का हो या चुनाव पार्लियामेंट का हो, चुनाव बाइपोल हो या चुनाव सामान्य चुनाव हो, हम हर चुनाव को उतनी ही मेहनत, उतनी संवेदनशीलता से लड़ते हैं। और आपका जो पॉइंट है कि क्या हम मंथन कर रहे हैं, अरे हम दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी हैं और पूरी विनम्रता से हम कह रहे हैं कि दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी बगैर मंथन किए तो हम बने नहीं हैं। हम एक समय 2 थे, 2 से 303 पे आए हैं। आज उत्तर भारत के साथ साथ दक्षिण में भी हम लगातार मजबूत हो रहे हैं। तो भारत की जनता का जनादेश। और एक बात आपको ध्यान रखना चाहिए, अगर इस बाईपोल के नतीजों से हमारे ऊपर प्रश्न चिन्ह खड़ा होता है तो यह भी देश की जनता को मालूम है, विपक्ष के साथियों को मालूम है कि 1960 के बाद पहली बार कोई सरकार तीसरी बार इतने बड़े मैंडेट के साथ आई है। ग्लोबली पूरे विश्व की राजनीति का भी विश्लेषण करिएगा तो आप पाइएगा कि मार्गरेट थाचर हो, टोनी ब्लेयर हो, जो तीसरी बार आए थे तो इतने बड़े मैंडेट्स नहीं आए थे। तो ये कहीं ना कहीं दिखाता है कि भारत की जनता की आस्था, भारत की जनता का जनादेश और जन आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी की नीतियों के साथ, श्री नरेंद्र मोदी जी के काम के साथ है। निश्चित रूप से बाईपोल के नतीजे आए हैं, हम लोग इस पर आत्ममंथन करेंगे और करेक्टिव स्टेप्स लेंगे, जहां कहीं भी अकाउंटेबिलिटी को फिक्स किया जाएगा और आगे की दिशा और दशा को ठीक करके हम भविष्य में इसको ठीक करने का काम करेंगे। गुरु प्रकाश पासवान जी, मैं विदेश से कंपेयर इसलिए नहीं करता हूं, तुलना इसलिए नहीं करता हूं क्योंकि आप ब्रिटिश और ऑस्ट्रेलियन प्राइम मिनिस्टर्स की करेंगे, अभी अनुराग भदौरिया आएंगे वो चीनी और रूसी की कर देंगे, यानी शी जिनपिंग और पुतिन की कर देंगे। तो आई एम नॉट गेटिंग इनटू दैट, बट व्हाट आई एम सेइंग इज, नहीं आप समझिए, वो तो करेंगे ना, उनको मौका मिलेगा। लेकिन ये बात समझिए, अभी अनुराग भदौरिया शुरू होंगे तो मेरे को शांत करना वो होगा, मुश्किल होगा। तो अनुराग भदौरिया जी, फ्लोर इज योर्स। अब आपको तो क्यों भी देने की जरूरत नहीं है सर, गेम ऑन सर। देखिए सवाल यह है कि अभी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता कहते हैं हम 2 पे थे, 303 पे आ गए। अब वो फिर चाह रहे हैं जब तक हम 3 पे नहीं आ जाएंगे तब तक मानेंगे नहीं। 3 पे आना है, किसी कीमत पे आना है, इसके लिए कुछ भी करना पड़े।
कुछ भी हो जाए, भ्रष्टाचार करना पड़े, लेकिन 3 पे आएंगे। चाहे मार्गरेट थैचर से हमें कल्पना उनसे तुलना करनी पड़े, चाहे ऑस्ट्रेलियन प्राइम मिनिस्टर से तुलना करनी पड़े, लेकिन 303 पे आएंगे। आके हम बिना आए हम रह ही नहीं सकते। कमाल की बात कर रहे हैं आप भाई। आपसे पूछा जाता है कि कैसे आप जहां पे 13 सीटों में से आप मात्र 2 सीटें जीत पाए हैं, उसके बाद आप बद्रीनाथ भी हार गए। अभी तो अयोध्या से आप, मैंने कहा था ना आनंद जी, मैंने कहा था बद्रीनाथ को ये बाबा की नगरी को ये, हाँ बोलिए। बद्रीनाथ की सीट भी आ गई। इसके मतलब सवाल ये उठता है कि आप लगातार, आपको प्रभु राम ने आपका साथ छोड़ दिया, क्योंकि प्रभु राम के आप नाम पे राजनीति कर रहे थे। प्रभु राम के बारे में आपके आचरण को नहीं अपनाया, अपने उनके जो विचार थे उनको नहीं अपनाया। अगर उनके आचरण विचार को अपनाते तो आज शायद आप बोल रहे होते जो बच्चों के साथ हो रहा न्याय हुआ है। और हमारे साथी वो जो आनंद विजय जी हैं, देखिए कितनी खूबसूरती से आपको बचा रहे, कह रहे हैं इंडिया गठबंधन पश्चिम बंगाल में नहीं है। ममता जी कहती पश्चिम बंगाल में नहीं है, आम आदमी कहता है कि पंजाब में नहीं है। अरे प्रभु कब तक बचाओगे इनको, हार गए ये। अरे गठबंधन, इंडिया गठबंधन में हम सब हैं और सब एक साथ खड़े हैं, हार गए ये। आप कहां तक बचाएंगे इनको? आप ही निकल लीजिए वहां से, नहीं आपको भी ले डूबेंगे। मैं आपको सही बता रहा हूं, इनकी नाव डूब चुकी है। अब इनकी नाव में कोई सवार होना नहीं चाहता, क्योंकि जनता की बात तो करते नहीं है, हर चीज में नुक्स खोजते हैं। अब इनसे सीधा सवाल पूछा जाए, जब तक ये जनता के मुद्दों पे बात नहीं करेंगे। अभी देखिए, आपने देखा कुछ दिन कल इन्होंने बोला हम आपातकाल दिवस मनाएंगे, लेकिन ये भूल गए कि भैया 50 साल के बाद कई सरकारें आई, कई सरकारें चली गई। इस देश के अंदर में लोगों की जो मूलभूत है जरूरतें, महंगाई, बेरोजगारी, महिला समस्या, किसान, युवा, उनके बारे में बात नहीं करना चाहते आप अघोषित आपातकाल तो आपने खुद लगा रखा है। 140 सांसदों को आप पार्लियामेंट से निलंबित करके बिल पास करते हैं, उसके बाद कहते हैं कि नहीं ये उनका फेवरेट सब्जेक्ट ला रहे हैं कोई फायदा। अब आप उनके, अब जैसे ही आप आपातकाल की बात करेंगे, कल ही उन्होंने देखिए गुरुजी हंसने लगे हैं। देखिए अब आप उनके फेवरेट सब्जेक्ट पे जा रहे हैं। अब समझिए, आप सुन लीजिए, अब आप समझिए, अरे सुन लीजिए, मैं समझ गया। हम तो आपातकाल से तब भी लड़े थे संविधान बचाने के लिए, आज ही अघोषित आपातकाल संविधान बचाने के लिए। 1975 में आप कितने साल के थे? लेकिन 1975 में आप कितने साल के थे? अनुराग बदौरिया, जस्ट फॉर द फैक्ट, सुनिए, हाउ ओल्ड वर यू इन 75? हाउ ओल्ड वर यू इन 75? हाउ ओल्ड वर यू? आई वाजंट बोर्न। अरे मैं तो पैदा नहीं हुआ था साहब। अरे मेरी बात, हाउ ओल्ड वर यू इन 75? क्यों हार गए? हाउ ओल्ड वर यू इन 75? आने वाले दिनों में सुनो, चित्रकूट हारे आप, रामेश्वरम हारे आप। अब प्रभु राम ने आपका साथ छोड़ दिया, क्योंकि प्रभु राम जान गए ये मेरे बच्चों की बात नहीं करते। मेरे अच्छा, अब आप रेटोरिक पे जा रहे हैं। रिलैक्स, मैंने आपको पूरा मौका दिया, हालांकि आप समझे नहीं। मैं आपको हेल्प ही कर रहा था, पासवान साहब को जवाब देना पड़ता। लेकिन रत्नाकर त्रिपाठी जी, ओके अनुराग जी, थैंक यू, रिलैक्स, आ रहा हूं वापस। रत्नाकर जी, आपका क्या कहना है इस पे? कांग्रेस हिमाचल में देहरा जीती है, हिमाचल में नालगढ़ जीती है, और उत्तराखंड में मंगलौर और बद्रीनाथ जी, यहां पे कांग्रेस 4 जीती है। रत्नाकर त्रिपाठी साहब। ऐश्वर्य जी, हाँ दादा, अनंत विजय जी को गठबंधन ग्रुप, ये ऑडियो ठीक कराओ। मैंने तो कहीं कहा था आपसे, जो आप कह रहे थे कि मैं इंसल्ट कर रहा हूं सर, पर ठीक है, लोग ऑडियो आपका गड़बड़ हो रहा है रत्नाकर जी, ऑडियो थोड़ा गड़बड़ हो रहा है, ठीक करा रहा हूं। फ्रेम भी फ्रीज हो गया। तब तक संजय जी के पास जा रहा हूं। 2 वर्सेस 2, संजय मिश्रा जी बताइए। देखिए, भारतीय जनता पार्टी को वाकई आप सजेशन, रत्नाकर जी का ऑडियो ठीक कराइए फटाफट। और शायद मैंने पहले भी बोला है कि भारतीय जनता पार्टी जिस रास्ते पर चल रही है, ये देश स्वीकार नहीं करेगा। 2014 में जिस मुद्दे पे को लेकर भारतीय जनता पार्टी चुनाव में आई थी, देश ने स्वीकार किया, इन्हें बड़ा बहुमत दिया। 2019 में भी देश ने एक मौका दिया कि शायद हो सकता है कि इस बार ये कुछ उस रास्ते पर आ जाएं, उसे भी लेकर के देश की जनता चली। ठीक है, ये भी ठीक है, लेकिन सिर्फ भारतीय जनता पार्टी यदि चाहती है कि हिंदू और मुसलमान पे देश को लेकर के चले, हम सरकार बनाते रहेंगे और सत्ता में बने रहेंगे, तो ये भारत के लिए असंभव है। भारत में आपको युवाओं की बात करनी होगी, नौजवानों की बात करनी होगी, बेरोजगारों की बात करनी होगी, महंगाई पे बात करनी होगी, और सबसे बड़ी बात शिक्षा और स्वास्थ्य की बात करनी होगी, गांव गरीबों की बात करनी होगी, जिससे भारतीय जनता पार्टी ने अपनी बिल्कुल दूरी बना ली। प्यार किया किस चीज़ से? हिंदू और मुसलमान, यानी धर्म के आधार पर ये चाहते थे कि भाई हम इसी पर चलते रहेंगे, जो कि हम इन्होंने ये सोच लिया कि धर्म के नाम पर ही हमें मैंडेट मिला है। लेकिन ऐश्वर्या जी, जिस तरह से इनको मौका मिला था, मैं समझता हूं कि देश की तकदीर, तस्वीर, सब कुछ ये बदल सकते थे, इन्होंने नहीं बदला।
उसको विनाश की तरफ लेकर के गए हैं। विनाश? यदि 10 सालों में हम यदि देखें तो शिक्षा पतन की तरफ है। स्वास्थ्य पे इन्होंने कभी बात नहीं की। किसानों ने यदि आवाज उठाई तो उसे इन्होंने आतंकवादी, खालिस्तानी, पाकिस्तानी जो भी नाम दिया इन्होंने दे करके नकार दिया। महिलाएं चिल्लाती रही, यदि उन्होंने आवाज उठाई उसके साथ ये खड़ा होने का काम नहीं किए हैं। तो मैं समझता हूं कि देश की जनता को इन सारी मुद्दों से जरूरत है, इस पे काम करना होगा। विपक्ष के लिए क्या प्लस हुआ है? विपक्ष के लिए प्लस हुआ कि जब से नरेंद्र मोदी जी की सरकार है, विपक्ष अपने मुद्दे से नहीं हटा। विपक्ष एक सिर्फ बात करता रहा कि नहीं आप महंगाई पे बात करिए, बेरोजगारी पे बात करिए, महिलाओं पे बात करिए। आप इमरजेंसी को गलत ठहरा रहे हैं, बिल्कुल ठीक है। कोई भी व्यक्ति इमरजेंसी को जो भारत के ऊपर लाद दी गई उसको ठीक नहीं कह सकता, लेकिन ये कह रहे हैं अब करके आप कहां जा। वो कह रहे हैं कि आप महंगाई की बात करिए, वो कह रहे हैं कि आप नौकरियों की बात कीजिए। आपकी सरकार आई है, तीसरी बार आपने कहा अभूतपूर्व है, 60 के बाद नहीं। आपके पास है मैंडेट, आपके पास है सब कुछ, आपके पास है। तो वो काम करिए ना जिससे कि आम जनता की जिंदगी आसान हो जाए। जो गलत है वो तो गलत था ही, उसको कोई सही नहीं ठहरा रहा है, आप भी उसको गलत ही ठहरा रहे हैं। सो व्हाट्स न्यू इन इट? पासवान साहब, रत्नाकर जी का ऑडियो ठीक हो गया, ले आइए उन्हें। देखिए ऐश्वर्या, मैं भी अनुराग जी की बातों को सुन रहा था, संजय जी की बातों को सुन रहा था। एक तो ये जो अघोषित आपातकाल का नैरेटिव है ना, मुझे लगता है इससे हम लोगों को बचने की आवश्यकता है। पिछले 20 वर्षों से पानी पी पी करके देश के प्रधानमंत्री के लिए अपशब्दों का उपयोग होता है। ये कौन सा घोषित आपका आपातकाल है, हम पूछना चाहते हैं आपसे। ये कौन सा अनडिक्लेयर्ड इमरजेंसी है? क्या क्या नहीं बोला है आपने? कब्र में चले जाओ, नीच जाति, क्या क्या नहीं कहा है आपने। और आपके सामंती मानसिकता ने, आपकी सामंती मानसिकता एक गरीब के बेटे को प्रधानमंत्री की कुर्सी बैठे देख नहीं सकती है। आपकी सामंती मानसिकता एक आदिवासी की बेटी को संविधान के सर्वोच्च स्थान पे देख नहीं सकती है। आप स्वीकार नहीं कर सकते हो इस बात पे। और समाजवादी पार्टी के लोग संविधान की दुहाई दे रहे हैं। इससे बड़ा हास्यास्पद कुछ हो नहीं सकता है। अनुराग भैया से हम पूछना चाहते हैं, आपके बड़े नेता आजम खान क्या बोले थे? बाबा साहब अंबेडकर इस देश के सबसे बड़े भूमाफिया हैं। दलित समाज से आने वाली बहन मायावती को अपमानित करते हैं। आप महंगाई की बात करते हैं, बेरोजगारी की बात करते हैं। पिछले 10 वर्षों में 50 करोड़ से अधिक बैंक के खाते, 35 करोड़ से अधिक मुद्रा के लोन। हम जानते हैं कि 26 करोड़ से अधिक लोगों को मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी से बाहर निकाला गया है। 100 से ज्यादा यूनिकॉर्न, 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर हमारा सम्मान बढ़ा है। हम चुनौती देते हैं आपको, महंगाई हो, बेरोजगारी हो, आइए डिबेट करते हैं। गाली देते हैं प्रधानमंत्री जी को आप लोग, प्रधानमंदी जी को गाली देते हो आप लोग। देखिए यही मेरी प्रॉब्लम है। एक सेकंड आप दोनों को बैठाओ, आप दोनों को मैं शांत कर रहा हूं। ओनली मी एंड अनंत विजय। पासवान साहब मैं आ रहा हूं, पासवान साहब मैं आ रहा हूं, पासवान साहब मैं आ रहा हूं। अनुराग जी रुकिए, ओनली मी एंड अनंत विजय। अनंत विजय जी, मैं ये बात कर रहा था जब अनुराग भदौरिया समझे नहीं। अनुराग भदौरिया ने जैसे ही अघोषित आपातकाल की बात की ना, मैं कह रहा था अब आप बीजेपी के फेवरेट सब्जेक्ट पे जा रहे हैं। वो समझे नहीं मेरी बात को, क्योंकि जैसे वो एक बार शुरू होते हैं फिर उनका फुल का फुट स्टॉप, कॉमा वॉमा लगाते हैं, कुछ आता नहीं है। अब बात समझिए, उन्होंने सिर्फ अघोषित आपातकाल का, गुरु प्रकाश पासवान को मौका मिला, एंड नाउ ही स्माइलिंग। पासवान साहब, यू आर स्माइलिंग, यू कैन स्माइल, बट दिस इज द रियलिटी जो अनुराग भदौरिया को समझनी है। वो जैसे ही घोषित आपातकाल की, कहना है बोथ दोस लीडर्स आल्सो ऑन एयर, उनका फेडर दोनों का डाउन रखिएगा, लेकिन बोथ ऑफ देम ऑन एयर। मैं सिर्फ आनंद जी से बात कर रहा हूं फॉर नेक्स्ट 45 सेकंड्स। आनंद जी, ये गेम है, विपक्ष को समझ नहीं आ रहा। विपक्ष अघोषित आपातकाल बोलता है, बीजेपी करके। मैं कह रहा हूं बीजेपी को समझना है, 13 में से 11 सीट आप हारे हो। आप आपातकाल को बुरा कह रहे हो, हम सब बुरा कह रहे हैं, हमेशा से बुरा कह रहे हैं, मेरे पैदा होने से पहले से बुरा कह रहे हैं अनंत विजय जी। बट अभी के जो इश्यूज हैं, अगर आप उनको एड्रेस नहीं करेंगे तो विपक्ष ऐसे ही 1-1, 2-2, 3-3 सीट करके आगे बढ़ता रहेगा। अभी आपने कहा यूपी में 10 विधानसभा के बाई इलेक्शन है, मैं अपनी टीम से वो लिस्ट मांग रहा हूं, जल्दी से शुभम मेरे को वो लिस्ट भेजो सीट बाय सीट। अनंत विजय जी, दिस इज गोइंग टू बिकम वेरी सीरियस इफ नॉट रेक्टिफाइड नाउ। दादा बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, उस
पर तो ध्यान देना ही पड़ेगा, उसका तो कोई विकल्प ही नहीं है। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि अब अनुराग जी पर मैं एक लास्ट डिबेट के बाद से डर गया हूं कि पता नहीं वो बाल कुछ करने लगते हैं तो मुझे घबराहट हो जाती है, तो इसलिए मैं उनसे कुछ टिप्पणी नहीं करूंगा। लेकिन जो आइडियोलॉजी की बात है, जो इमरजेंसी की बात है, अगर आप देखें तो वर्ल्ड वाइड ये फिनोमेना होता है कि कोई भी आइडियोलॉजी की बात, कोई भी संविधान की बात, किसी भी आक्रमण की बात, आप हर एक पीढ़ी के बदलने के बाद आपको बताना पड़ता है। आज अगर इमरजेंसी को लोग याद नहीं करते तो इसलिए कि 20 साल तक उसकी कोई बात नहीं हुई। आज इमरजेंसी को जायज ठहराने की कोशिश हो रही है। आज ये कह रहे हैं कि ऐसी परिस्थितियां बन गई थी कि इंदिरा जी को लगाना पड़ गया, मतलब टू इम्पोज इमरजेंसी। तो ये सारी चीजें, ये परसों से नैरेटिव, जब से संविधान हत्या दिवस घोषणा हुई है तब से कुछ इकोसिस्टम के लोगों ने ये बताना आरंभ कर दिया है कि इंदिरा जी परिस्थिति बस उन्होंने इमरजेंसी लगाई, ऐसा नहीं था। वो इमरजेंसी की थ्रेडबेयर आपको आने वाली पीढ़ी को बताना ही पड़ेगा। लेकिन साथ साथ मैं आपके एक दो पैनलिस्ट थे उनकी बात से भी सहमत हूं कि जो देश के सामने समस्याएं हैं, जो देश के सामने तात्कालिक मुद्दे हैं, उनको भी साइड बाय साइड आपको एड्रेस करना ही पड़ेगा। आप शासन में हैं और आपका ये दायित्व है कि उन समस्याओं को भी साथ लें और साथ साथ अतीत में जो गलतियां हुई हैं, जिस प्रकार से संविधान को फाड़ा गया, जिस प्रकार से संविधान के प्रियम्बल को बदला गया, जिस प्रकार से उसमें समाजवाद और पंथ निरपेक्षता जोड़ा गया, अब क्या आने वाले दिनों में संविधान में जो प्रभु श्री राम की तस्वीर लगी है उसे भी फाड़ के तीसरे खंड के शुरू से हटाने का प्रयास होगा। ये सब बताने के लिए आपको संविधान हत्या दिवस के बारे में जनता को बताना पड़ेगा। और मुझे लगता है कि इमरजेंसी के 50 वर्ष हो रहे हैं लगे हुए के, तो ये बिल्कुल सही मौका है। जिस तरह से आजादी का अमृत महोत्सव मनाया गया, उसी तरह इमरजेंसी के बाद की आजादी का गोल्डन जुबली भी इस देश को मनाना चाहिए, ताकि जो हमारी नई पीढ़ी है, जो इमरजेंसी के बारे में नहीं जानती है, जो उस समय जो क्रूरता और बर्बरता हुई, जिस प्रकार से लोगों की नसबंदियां की गई, जिस प्रकार से दिल्ली में अल्पसंख्यकों के घरों पर और दुकानों पर बुलडोजर चलाए गए, ये सब बताने की आवश्यकता है। ये मैं कहना था। ओके, पॉइंट टेकन। रत्नाकर त्रिपाठी जी, आपके पास आऊं, इससे पहले सिर्फ बता रहा हूं, उत्तर प्रदेश में अगले कुछ ही महीनों में कहां करल, फूलपुर, मिल्कीपुर, सीसामऊ, गाजियाबाद सदर, मीरापुर, खैर, अलीगढ़ वाला, मझवा, भदोई वाला, कुंदरकई, मुरादाबाद, कठेरी, अंबेडकर नगर वाला, यहां 10 जगह विधानसभा के बाई इलेक्शन है। कांग्रेस कॉन्फिडेंट है? त्रिपाठी जी, आप एकदम ऐश्वर्य जी परेशान मत होइए। मैं काहे परेशान? अनंत विजय जी को अपना राग गाने दीजिए। गुरु प्रसाद पासवान तो हर जगह एक ही बात बोलते हैं, और उन्होंने खाली एक ही बात एक अच्छी आज बोली कि 20 साल से प्रधानमंत्री को गाली दी जा रही है। हाँ, मनमोहन सिंह को भी पासवान जी बड़ी गाली दी गई, और उसी गाली का खामियाजा है कि आप जो देते हैं, जो आपने बोया है वो अब आप काट रहे हैं। एक चीज ऐश्वर्य जी क्लियर है, स्पष्ट है, भाजपा के खिलाफ राष्ट्रव्यापी माहौल है। आप देख लीजिए, रायगंज और मानिक तला तो इनके पास थी ही, बाकी सारी सीट ममता जी ने छीन ली। 3 निर्दलीय हुआ करते थे, जीतते थे हिमाचल में, 2 कांग्रेस जीत गई। आप हाशिए पे जा रहे हैं, क्योंकि जितनी बात ये लोग बोलते हैं, या तो इतिहास की बोलते हैं या 2047 की बोलते हैं। और इनके यहाँ कानून व्यवस्था क्या है? सुधांशु त्रिवेदी जी के भाई के घर में चोरी हो गई लखनऊ में। हाँ, कोई आदमी अपना घर बंद करके भी नहीं आ सकता। एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का घर, भाई का घर, और आदित्यनाथ जी के नाक के नीचे चोरों ने हाथ साफ कर दिया। बनारस के अंदर उधम सिंह की प्रतिमा उखाड़ के फेंक दी गई, इसलिए कि मोदी जी का स्वप्न जो है वो रोपवे चालू होगा। जिस उधम सिंह ने जनरल डायर को ब्रिटेन में जाके गोली मारी, वो यहां अपनी रक्षा नहीं कर पाए। राम मंदिर प्राचीन कल नरिया चौमाने पे बनारस में तोड़ दिया गया। ये मूर्ति ध्वंस करने वाले हैं, ये मंदिर तोड़ने वाले हैं, ये स्वतंत्रता सेनानियों का अपमान करते हैं, ये अपने कार्यकर्ताओं का अपमान करते हैं। आप क्या बात करते हैं? ये बोलते रहें, इनके खिलाफ ऐसा माहौल है। अभी आएगा ना कार्यकर्ता नाराज नहीं, अनंत विजय जी, कार्यकर्ता नहीं नाराज है, आपके खिलाफ जनता है। ऐश्वर्य जी 10 सेकेंड, आपके चैनल पे मैंने कहा था, आके भी कहा था कि ये चुनाव जनता लड़ रही है और भाजपा के खिलाफ लड़ रही है। और इस बात को आज मैं फिर कह रहा हूं,
मोदी जी के प्रति, शाह के प्रति और भाजपा के प्रति जनता की नफरत बढ़ती जा रही है, क्योंकि न इन्होंने कानून दिया, न नौकरी दिया, न बिजली दिया, न पानी दिया, टैक्सेशन दिया और झूठ पर झूठ बोला। ओके 13 में से 11 हारे हैं, अभी भी बता रहे हैं 50 करोड़ उधर, 20 करोड़ उधर। अरे आपके यहाँ तो 80 करोड़ आ रहा हूं गुरुजी, अभी तक 10 सेकंड्स। अनुराग जी आ रहा हूं। 10 साल में उस 80 करोड़ को आप 22 करोड़ पे नहीं ले पाए। ओके रत्नाकर जी, लेकिन आपका बढ़िया है, जब सत्ता में होगे तब भी कुछ नहीं करोगे, जब विपक्ष में तब भी जनता ही लड़ रही है, कभी तो लड़ लेते। बहरहाल गुरु प्रकाश पासवान जवाब दे रहे हैं आपको, थैंक यू। अनुराग जी, अरे रत्नाकर जी, और लाइटर नोट है, अरे और लाइटर नोट है, हर चीज पे इतना नाराज हो जाते हैं आप। खर्चा पानी लेके सब साथ ही चलते हैं। रिलैक्स रिलैक्स दादा रिलैक्स। हाँ, गुरु प्रकाश पासवान जवाब, थैंक यू। अनुराग जी आ रहा हूँ, संजय गुप्ता जी आ रहा हूँ, महाराष्ट्र में भी होना है इलेक्शन, आ रहा हूँ। ओके रिलैक्स दादा, थैंक यू। गुरु जी जवाब दें। ऐसा है, दुर्जन लोग हमारे ऐसा है, नहीं ऐश्वर्या जी, ऐसा है कि अभी कहा गया कि भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ राष्ट्रव्यापी माहौल है। मुझे समझ में नहीं आता है। बिहार में 40 में से 30, मध्य प्रदेश क्लीन स्वीप, छत्तीसगढ़ क्लीन स्वीप, दिल्ली क्लीन स्वीप, उड़ीसा क्लीन स्वीप, नॉर्थ ईस्ट क्लीन स्वीप। ये राष्ट्र का हिस्सा नहीं है क्या? मुझे लगता है कांग्रेस पार्टी क्यों नहीं से प्रेरणा लेती है। जवाहरलाल नेहरू ने कह दिया था अक्साई चिन्ह जो फर्टाइल नहीं है उसको दे दो, तो आप इसी प्रकार बाकियों को दे देंगे क्या? राष्ट्रव्यापी माहौल इसको कहते हैं। पूरे राष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी का वोट प्रतिशत उठा के देखिएगा, दिल्ली हो, उत्तर प्रदेश हो, बिहार हो, छत्तीसगढ़ हो, मध्य प्रदेश हो, दक्षिण भारत हो, लगातार भारतीय बीच में नहीं त्रिपाठी जी प्लीज, मिल रहा है। त्रिपाठी जी आपके बीच में कोई नहीं बोला, डोंट डू दिस। त्रिपाठी जी आपके बीच में कोई नहीं बोला सर, प्लीज ऐसा मत कीजिए, थैंक यू। गुरु प्रकाश पासवान जी अपनी बात पूरी कीजिए, थैंक यू सर। देखिए, इसीलिए संविधान हत्या दिवस बनाना जरूरी है। ऐसे लोगों को स्मरण कराते रहना होगा कि संविधान कहने से नहीं होता है, संविधान के व्यवहार का, आदर्शों का परिचय देना होता है। आप खुद बोल लेते हैं, दूसरों को बोलने नहीं देते हैं। इसीलिए आप आजादी के अमृत महोत्सव को देख के आइएगा। अभी शहीद उधम सिंह की बात कर रहे थे आप, वीरांगना झलकारी बाई हो, राजा सुहेल देव हो, राजा सुहेल देव का स्मारक बहराइच में कौन बनवा रहा है, हम पूछना चाहते हैं आपसे। पहली बार आजादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत देश के जितने भी हमारे इंडिपेंडेंट फाइटर्स हैं, स्वतंत्रता आंदोलन के संग्राम में जिन्होंने भाग लिया था, उनको सम्मान देने का हमने काम किया है। तो भारतीय जनता पार्टी को अगर तीसरी बार आशीर्वाद मिलता है तो निश्चित रूप से उसमें मैं दोबारा बोलूंगा और आपके लिए बोलूंगा कि 50 करोड़ बैंक के खाते हैं। आप सामाजिक भेदभाव की बात करते हैं, इस देश में आर्थिक भेदभाव था, फाइनेंशियल अनटचेबिलिटी था, लोगों के बैंक में खाते नहीं थे, कहते थे 1 रुपए चलता है 15 पैसा पहुंचता है। आपके पार्टी के प्रधानमंत्री थे, आज डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर से 1 रुपए निकलता है तो 1 रुपए पहुंचता है। इसीलिए मुझे लगता है 4 करोड़ आवास, 11 करोड़ उज्ज्वला, 12 करोड़ शौचालय, ये सब की वजह से भारतीय जनता पार्टी तीसरी बार सरकार में आई है। 40 वर्षों में 1960 के बाद पहली बार ऐसा हुआ है। तो आपको रहना है भ्रम में, आप रहिए भ्रम में, आप स्टेट ऑफ कंफ्यूजन में रहिए। आपको आपका स्टेट ऑफ कंफ्यूजन मुबारक हो। 30 सेकंड आंसर संजय गुप्ता जी, इसके बाद आपके पास संजय मिश्रा जी करते हैं। 30 सेकंड आंसर अनुराग भदौरिया जी प्लीज। संजय गुप्ता जी अभी तक बोले नहीं है। जो लोग दूसरों के कंधे पे बैठ के चल रहे हैं वो अपने आप को चलना कहते हैं। 240 में जनता ने हरा दिया है, दूसरे बैसाखी पे चल के कह रहे हो हम दौड़ रहे हैं। हमने फतेह कर लिया। आपके कितने आए हैं बताइएगा, आपके कितने आए हैं? नीचे गिर जाओगे धबाक से, फिर आपको आपके कितने आए हैं जरा बताइएगा। अरे भैया आपके कितने आए हैं, आपके कितने आए हैं बता दीजिएगा। दूसरों के पैरों पे दौड़ने वाले लोग अगर कहते हैं दौड़ रहे हैं तो ये 240 उत्तर प्रदेश के अंदर में हालत ये है कि यहाँ के एक मंत्री हैं मोदी, 240 वो कह रहे हैं, चिल्ला के कह रहे हैं कि भैया उत्तर प्रदेश में भ्रष्टाचार है। याद रखिएगा 240 सीटें आई हैं, तीसरी बार सरकार बनी है, तीसरी बार सरकार बनी है। 1960 के बाद पहली बार समाजवादी पार्टी को सीखने की जरूरत है। 30 सांसद में कूदते रहिए आप, 30 सांसद में कूद रहे हैं, यही क्षमता है आपकी। 30 सांसद आए, खुश रहिए आप, मुबारक हो आपको। 30 सांसद आए, याद रखिएगा अनुराग भदौरिया जी, आपके साथ नहीं, आपका संगठन आपके साथ नहीं, फिर कह रहे हो 30 सांसद आए हैं, उसमें ऐसे इनका संगठन तो क्या आपके साथ है? रिलैक्स। ओके अनुराग जी, आई केम टू यू फॉर अ ब्रीफ इंटरवेंशन। अभी संजय गुप्ता जी बोले नहीं है, संजय गुप्ता जी शिवसेना। संजय गुप्ता जी, महाराष्ट्र में क्या हालत है? महाराष्ट्र में तो बाई इलेक्शन नहीं, पूरा इलेक्शन ही होने वाला अनंत विजय जी है। और जो समा विपक्ष बना रहा है कि देखो बिल्कुल बीजेपी के अलायंस में बहुत गड़बड़ है, लेकिन अभी
जो एमएलसी का इलेक्शन हुआ उसमें तो सब इधर उधर वाले जितने आप चारों बैठे हैं उधर सब वाले बीजेपी के पाले में आ गए, सारे क्रॉस वोटिंग हो गया जबरदस्त। संजय गुप्ता जी, महाराष्ट्र में क्या हाल है? वोट में जनता का वोट होता है तो बीजेपी। देखिए, एमएलसी के इलेक्शन की बात को हम इसलिए सही नहीं कह सकते क्योंकि जो विधायक जीते हुए हैं, जो बीजेपी के थे या हमारे ग्रुप से निकल करके उधर गए, वो हमारे साथ गठबंधन में थे तब जीते थे। इसलिए एमएलसी के इलेक्शन को फेयर नहीं कहा जा सकता। ये फेयर इलेक्शन तब माना जाएगा जब महाराष्ट्र के इलेक्शन दोबारा से हो जाएंगे और विधायक दोबारा से चुन करके आएंगे, क्योंकि जो विधायक उद्धव जी के साथ चुन करके आए थे, उद्धव जी बीजेपी या शिंदे गुट जो कहते हैं, वो विधायक आज इधर उधर हैं। तो इस एमएलसी के इलेक्शन को फेयर नहीं कहा जा सकता। फेयर इलेक्शन अभी लोकसभा के इलेक्शन हुए थे, इस इलेक्शन के अंदर भारतीय जनता ने क्लियर इस बात को इंडिकेट किया कि पार्टियों को छीन लेने से, किसी का निशान छीन लेने से, नाम छीन लेने से कुछ फर्क नहीं पड़ता। पॉलिटिकल पार्टियां और राजनीतिक भावनाओं से चलती हैं और भावनाएं अपने नेता के साथ रहती है। तो इसलिए बीजेपी को आज ये सीखने की जरूरत है कि जिस तरह से हमारे देश के अंदर संघीय ढांचे के अंदर सत्ता पक्ष होता है, उस तरह से विपक्ष भी होता है और विपक्ष का सम्मान किया जाना चाहिए। और अगर अपना कोई पुराना साथी रूठ कर चला जाए तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि उसको बर्बाद करने के लिए आप अपनी पूरी ताकत लगा दें। शांत बैठना चाहिए और इंतजार करना चाहिए। हो सकता है हमारे साथी का मन फिर से बदले। आपने ऐसा क्या किया कि आज वो आपके साथ आने के लिए तैयार नहीं? राम मंदिर मुद्दे पर आपको ये चाहिए था कि ठाकरे परिवार को मना करके लाते और अपने साथ खड़ा करते, अकेले आप आरती कर रहे हैं। राम लक्ष्मण की जोड़ी, क्या अयोध्या के अंदर जितने से लोगों ने देखा, आप जिस तरह से आरती कर रहे थे, जिस तरह से अपने आप को दिखा रहे थे हम राम को लाए हैं, ये क्या था? किस तरह का प्रपंच था ये? इसको देश की जनता ने नकारा है। ये दिखावा ठीक नहीं है। नंबर 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 तो अब आपके 303 से 240 रह गए, तो ये हार है, जीत नहीं है ये। आप 303 से ऊपर आते, 2 नंबर 4 नंबर ऊपर आते, 5 नंबर ऊपर आते तो मानते कि आपकी नीतियों को, आपके कृत्यों को देश की जनता ने, महाराष्ट्र की जनता ने माना। लेकिन आपने बहुत से काम सही से नहीं किए, इसीलिए। ओके, आनंद विजय जी, मेरा एक ये सवाल है। महाराष्ट्र की पेक्यूलियर सिचुएशन है। गुरु प्रकाश पासवान जी, आ रहा हूं। महाराष्ट्र में एक तो पहले एमएलए को भी चेक करना पड़ता है कि वो कौन सी साइड है। रियलिटी में बता रहा हूं, एमएलए को भी एक बार याद करना पड़ता है। उसे अगर अचानक पूछ लो, हाँ भाई आजकल किसके साथ हो, वो यार कल तो यहां था, आज कहां हूं, जरा चेक कर लो। महाराष्ट्र में सिचुएशन सच में ऐसे है। कौन कब किसके साथ है, कौन कब कहां पलट जाता है, वो लिस्ट मेरे पास जो कल आई थी आज वैलिड है कि नहीं है, वो देखना पड़ता है। और महाराष्ट्र इज गोइंग टू, आप समझिए, महाराष्ट्र, झारखंड, हरियाणा, ये तीनों 27 से पहले, अगले राष्ट्रपति चुनाव से पहले, अनंत विजय जी, बहुत महत्वपूर्ण है बीजेपी के लिए। बिल्कुल महत्वपूर्ण है। और महाराष्ट्र की जो बात आप कर रहे हैं, कल कांग्रेस के 7 विधायकों ने वहां अंतरात्मा की आवाज सुन ली। हाँ, सुन ली। अंतरात्मा की आवाज कैसे सुनी जाती है, ये तो इंदिरा जी के जमाने से देश ने जाना कि पहली बार इंदिरा जी ने अंतरात्मा की आवाज सुनाई थी अपने सांसदों को। तो मैं तो उसकी कोई बात नहीं करूंगा। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ, महाराष्ट्र बीजेपी के लिए बहुत बड़ी चुनौती है। और मुझे लगता है कि जिस प्रकार से महाराष्ट्र में भूपेंद्र यादव को और जो हमारे सूचना प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव को लगाया गया है, इनकी जोड़ी बहुत डेडली है। जो अभी मध्य प्रदेश में देखने को मिला, इसी पैनल में बैठे अधिक 2-3 लोगों ने मध्य प्रदेश में अपनी जीत का दावा किया था। उस बात को ज्यादा दिन नहीं बीते, अभी 4-5 महीने ही बीते हैं, वो सारे दावा धराशायी हो गए थे। और अभी भी शायद छिंदवाड़ा में भी शायद बीजेपी जीत गई है, कुछ ऐसा हुआ है, मैं आप ही के चैनल पर नीचे देख रहा था अभी। तो मुझे लगता है कि झारखंड में समस्याएं थोड़ी हैं, झारखंड देखना पड़ेगा इनको, क्योंकि जिस प्रकार से वहां पर हेमंत सोरेन जेल से बाहर आए और जिस प्रकार से उन्होंने अपनी व्यूहरचना रची है, क्योंकि अब तो जेएमएम के पास 2 नेता हैं, वो स्वयं और एक उनकी पत्नी भी विधायक हो गई। अब भारतीय जनता पार्टी को जेएमएम के 2 नेताओं से मुकाबला करना पड़ेगा। जहां हेमंत सोरेन नहीं जा पाएंगे, वहां उनकी पत्नी कल्पना जी चली जाएंगी। तो और ये एक कनेक्शन बैठ रहा है। आज भी हेमंत सोरेन कर रहे हैं, वो बिहार, मिसेज अरविंद केजरीवाल, सुनीता केजरीवाल जी से मिलने आए थे दिल्ली। तो जो नेता जेल में है वो बाहर आके मित्र हो जाते हैं। ये भी एक अलायंस है। आप देखिए, ये भी एक अलायंस फॉर्मेशन हो रहा है। हेमंत सोरेन जी आज सुनीता केजरीवाल जी से मिलने आए थे। ऐश्वर्य जी बताइए दादा, मुझे बस 10 सेकंड दे दीजिए प्लीज। 30 दे रहा हूं, सेकंड दे दीजिए। मैं बस बिहार की बात करना चाह रहा हूं। बिहार में बड़ा शोर मच रहा था INDIA गठबंधन का। बिहार में INDIA गठबंधन का क्या हुआ रुपौली में?
ये तो हमें देखना चाहिए कहाँ चली गई। मतलब बीजेपी हार गई, वो सीट किस पर इंडिपेंडेंट जीत गए। वहां उम्मीदवार थे, उस उम्मीदवार को लालू यादव जी का कितना आशीर्वाद था, पूर्णिया में सांसद बनाया गया, फिर यहाँ लाया गया और वो उम्मीदवार हार जाता है। तो ऐसा नहीं है, इसको अगर समग्रता में विश्लेषण करेंगे तो आपको बड़े दिलचस्प आंकड़े वहां दिखाई देंगे कि कहीं INDA गठबंधन जीता है, वॉलेटाइल सिचुएशन है बेसिकली, मैं ये कह सकता हूं। हमारे मित्र अनुराग भदौरिया बैसाखियों की बात कर रहे थे, मैंने पहले भी इनको कहा है और आज फिर कह रहा हूं कि जिस INDA गठबंधन, वो कोई दल है क्या? वो तो अनेक बैसाखियों पर खड़ा है। ओके। उस बैसाखी की भी चर्चा कर लीजिए। एनडीए की सरकार नहीं, तो वो उसकी नहीं करते, चल रही है। वो गुरु प्रकाश पासवान को याद दिलाते हैं कि वो 240 पे अपने कभी नहीं बोलते, अपने हमेशा बोलेंगे हम 243 हैं। हम क्या, समझिए भदौरिया साहब, आ रहा हूं लेकिन एक सेकंड संजय जी, मैं ये कहना चाह क्या कहना चाह रहे हैं? भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जो आपातकाल की बात हो रही है, इमरजेंसी दिवस मनाने की बात हो रही है, हत्या दिवस, हत्या है, हाँ, संविधान हत्या की बात कर रहे हैं। आप ये बताइए, आज जब ये जाएंगे जनता के बीच तो मेरे जैसे लोग पूछेंगे भाई हेमंत सोरेन के साथ आपने क्या किया? आपने दिल्ली के मुख्यमंत्री को सामने उठा के बंद करके रखा हुआ है, आप बताइए किसकी हत्या कर रहे हैं? आप यहाँ के शिक्षा मंत्री को उठा के बंद कर दिया, आप बताइए हत्या किसकी कर रहे हैं? शराब और नहीं, ये प्रूव नहीं हुआ है, ये प्रूव नहीं हुआ है, तो बिना आप नहीं बोल सकते। बिल्कुल जुडिशरी आरोप में आपने उठा के बंद, जुडिशरी पे आप सवाल उठा रहे हैं सर। मैं अपनी बात कर, प्लीज बोलिए सर, आपको पता है, प्लीज बोलिए। आरोप पे आपने उठा के बंद कर दिया और आपने आरोप लगाया जिस व्यक्ति पे, जो भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद स्वीकार कर लिया, आप कहीं मुख्यमंत्री बना देते हैं, कहीं उप मुख्यमंत्री बना देते हैं। ये क्या है? अघोषित आपातकाल नहीं दिखता आपको? दूसरी बात आते हैं, आपने जहां तक बात की आदिवासी की, गुरु प्रकाश जी, मध्य प्रदेश और गुजरात को लोगों ने भूला नहीं है। उत्तर प्रदेश में आप क्या किया आदिवासियों के साथ में, SC ST के साथ, OBC के साथ, लोगों ने भूला नहीं है। तीसरी बात, आप जीत के और बात करते हैं कि इंडिया TMC इंडिया गठबंधन में 4 हो गया, पंजाब में आम आदमी पार्टी 5, तो इंडिया गठबंधन 5 पे रह गया। अरे साहब, आप कितना बांटेंगे? वो इंडिया गठबंधन, आप ये देखिए कि 13 में आप 2 नंबर लेकर के आते हैं, आप कहते हैं कि भैया हम तो टॉपर हैं। दूसरी बात, आप अपनी जीत, आपको मुबारक हो, आप 303 से 240 पर आकर के जीत मानते हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं है, 2014 में बीजेपी की सरकार थी, 19 में बीजेपी की सरकार थी, इस बार आपके NDA गठबंधन की सरकार है। आप सदन में मैं बोलकर संबोधन करने वाले प्रधानमंत्री जी आज सदन में हम कह के संबोधन करते हैं। ये परिवर्तन आपको नहीं दिख रहा है। जहां तक महाराष्ट्र की बात है, महाराष्ट्र में आपने 4 राज्यसभा जिता, आप विधान परिषद जिता लिया, ठीक किया आपने, जिताया। वो लोग बिक गए होंगे, आप जनता के बीच में जाइए। महाराष्ट्र, हरियाणा, जितने भी आगामी चुनाव होंगे, बुरी तरह से आप हारेंगे, बुरी तरीके से हारेंगे। पासवान साहब जवाब दे रहे हैं, पासवान साहब जवाब दे रहे हैं, उसके एंडिंग कमेंट्स के लिए आपने नहीं, पासवान साहब जवाब दे रहे हैं, उसके एंडिंग कमेंट्स के लिए आ रहा हूं। पासवान साहब, नहीं देखिए, बहुत पॉइंटेड सवाल पूछा गया है और मैं आग्रह करूंगा कि मुझे जवाब देने का मौका मिले। जुडिशियल प्रोसेस, न्यायिक प्रक्रिया, आप बहुत विद्वान हैं, मुझे पता है कि आपको इस बात की जानकारी होगी कि इमरजेंसी के दौरान सुप्रीम कोर्ट के जुडिशियल रिव्यू के पावर को समाप्त कर दिया गया था। मैं आशा करता हूं आपको इस बात की जानकारी होगी। हेमंत सोरेन जी ने खुद को माइन आवंटित किया था। अरविंद केजरीवाल जी इंटरिम बेल पे बाहर हैं, कोई हस्ताक्षर नहीं कर सकते हैं, सीएम की कुर्सी पे बैठ नहीं सकते हैं, तो एक कंडीशनल बेल है, इस बात को याद रखिएगा। प्रधानमंत्री जी ने लाल किले के प्राचीर से कहा था कि भारत की राजनीति में जो 2 कैंसर हैं, भ्रष्टाचार और परिवारवाद, उसको हम समाप्त करके रहेंगे। तो अंतरिम बेल मिला है, दोष मुक्त नहीं हुए, इस बात को आपको स्मरण रखने की आवश्यकता है। उत्तर प्रदेश में दलितों की बात कर रहे थे, बहुत अच्छी बात है। पहली बार उत्तर प्रदेश के इतिहास में 3 दलित महिलाएं कैबिनेट की मंत्री हैं, विजय लक्ष्मी जी, गुलाब देवी जी, बेबी रानी जी। आज तक ऐसा नहीं हुआ था। आदिवासी की बेटी राष्ट्रपति बने, अति पिछड़ी जाति का व्यक्ति प्रधानमंत्री बने। ऐतिहासिक रूप से OBC समाज, SC समाज, ST समाज आज सशक्त हो रहा है। आप लोगों ने तो दलित की बेटी बहन मायावती जी को भी अपमानित किया था। तो मुझे लगता है कि दलित, आदिवासी, संविधान, सामाजिक न्याय पे आपसे हमको ज्ञान लेने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। आज वंचित, पिछड़ा, हाशिया, दलित, शोषित, पीड़ित मजबूती से नरेंद्र मोदी जी के साथ खड़ा है और हम इस बात को भली भांति जानते हैं कि किसने ठगने का काम किया है। कांग्रेस पार्टी के लोग, सीताराम केसरी जी भैया, सीताराम केसरी जी, अरे मैं आपके बीच में नहीं बोल रहा था सर,
सर इमरजेंसी हत्या दिवस इसलिए जरूरी है, जवाब थोड़ा नहीं दे रहे ना। धैर्य रखिए। सीताराम केसरी जी ओबीसी समाज से आते थे, सीताराम केसरी जी ओबीसी समाज से आते थे, उनको बाथरूम में बंद कर दिया गया था। यह आपका ओबीसी प्रेम है? बाबू जगजीवन राम के बारे में इस पुस्तक में लिखा हुआ है, इंदिरा जी ने कहा था जीत जाएंगे तो कभी जीवन भर हटेंगे नहीं। यह आपका दलित प्रेम है? बाबा साहब अम्बेडकर के खिलाफ चुनाव में कैंपेन करते हैं, आपका दलित प्रेम है? बाबा साहब अम्बेडकर के देहांत के 4 दशक बाद 40 साल बाद उनको भारत रत्न मिलता है, यह आपका दलित प्रेम है? एनसीबीसी को संवैधानिक दर्जा हम देते हैं, यह आपका दलित प्रेम है? SC ST एक्ट को कमजोर आप करते हैं, यह आपका दलित प्रेम है? दलित आदिवासियों को, संविधान को, सामाजिक न्याय को एक पॉलिटिकल टूल की तरह उपयोग करना बंद करिए, नहीं तो आप वैसे ही हाशिए पे चले गए हैं। एक व्यक्ति, एक परिवार, सिर्फ उसका महिमा मंडन, लगातार उसका महिमा मंडन, ये बंद होना चाहिए। पॉइंट टेकन। अनुराग भदौरिया, एंडिंग कमेंट्स। अनुराग जी, एंडिंग कमेंट्स। मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी ने तय कर लिया है, जब तक हम 3 में तो थे, जब तक 3 पे नहीं आ जाएंगे तब तक मानेंगे नहीं, और बीजेपी को 3 पे लाके ही छोड़ेंगे। ये मुझे लगता है बीजेपी के प्रवक्ताओं ने, नेताओं ने तय कर लिया है। अरे मैं बार बार उनको कहता हूं कि भाई कम से कम समाज के देखो तो सही। अनुराग भैया, देखो अनुराग भैया, देखो दिन में सपना देख रहे हैं क्या? बच्चों के बारे में दिन में सपना मत देखिए भैया। याद दिला रहे हैं कि बच्चों की बात करो, समझ में नहीं आ रहा आपके, समझ में क्यों नहीं आता? दिन में सपना मत देखिए अनुराग भैया, मैं आपसे आग्रह करता हूं। उनका सपना है, उनको देखने दीजिए। अब आप सपने पे भी रोक लगाएंगे। बच्चों की बात करो, सपना देखने दीजिए। 25 वैकेंसी निकलती है, लाखों बच्चे वहां लाइन लगा रहे हैं, शर्म भी नहीं आती है, चिल्ला रहे बैठ के। लाखों बच्चे लाइन लगाते हैं, यहाँ रेलिंग टूट जाती है, फिर भी वही चिल्ला रहे हैं आके यहाँ पे। अरे कम से कम थोड़ा दर्द करो। बेटियों को यहाँ रोड पे खींचा गया है, जनता भूली नहीं है, इसलिए आपको हराया है। ओके। जीते हम जीते की रट लगा रहे हैं। आप 240 से आगे आप हार चुके हैं। ओके भदौरिया, आप भूलिए मत। और जनता ने तय कर लिया आपको हराना। आज भी देखो 13 में से मात्र 2 ही जीते हैं। आने वाले दिनों में एकदम 2 आएंगे, 2 लाख भी नहीं बचोगे। फिर क्या दिखाते घूमोगे? फिर क्या दिखाओगे? तो दिखा भी रहे हो, दिखाने लायक ही नहीं बचोगे। देख लीजिएगा, हिपोक्रेसी की सीमा होती है, बोलेंगे हिपोक्रेसी की सीमा होती है। छोड़िए ना। अदानी अंबानी चले गए रसगुल्ला खाने, चले गए रसगुल्ला खाने। अदानी अंबानी, देख लीजिए जरा, हिपोक्रेसी की सीमा होती है। दिखाते रहना, खाली मुंह चले। चलिए अदानी अंबानी, अदानी अंबानी। ओके, रत्नाकर त्रिपाठी, एंडिंग कमेंट। अनुराग भदौरिया जी, प्लीज रिलैक्स। रत्नाकर त्रिपाठी, नो, गो बैक टू द 4। हाँ, रत्नाकर त्रिपाठी जी, एंडिंग कमेंट। ऐश्वर्य के लिए जी, फोटो है, मेरा कोई WhatsApp एंडिंग कमेंट देता नहीं है। बहुत नेता का है। एक तरफा संवाद करते हैं। 3/4 समय आप या तो अनंत विजय से बात कर रहे हैं या गुरु प्रकाश से। गुरु प्रकाश जी सबको डिस्टर्ब कर रहे हैं, आप नहीं बोल रहे हैं। अरे मैं बोल रहा हूं उनको भी, किसको नहीं बोल रहा हूं? त्रिपाठी जी प्लीज बोलिए। त्रिपाठी जी, तो मैं उस प्रोटेस्ट में मुझे एक शब्द नहीं बोलना आज आपसे। प्रोटेस्ट नहीं बोलना, अरे मैं नहीं बोलूंगा। अरे अब ऐसा मत करिए, आप बोलिए। मेरा समझ इसको देना दीजिए, मुझे नहीं बोलना आज। पक्का नहीं बोलना अरे सर। बोल दीजिए गुरुजी, इतना नहीं नाराज मैं हो। आज सुनने आया हूं। अरे आप क्या? बड़े हैं, बोल दीजिए। आप ताली बैठा के सुना अरे रहे हैं। आप सीनियर हैं। अच्छा बोलिए, अभी बोलिए। दुष्ट चरित्रों से बोलिए। गोवा में जिस IAS ने छेड़ा था औरत को, उसको 3 महीना पहले इन्होंने सस्पेंशन करके राष्ट्रपति से बहाल करा दिया। ये बात करेंगे। बलात्कारियों का समर्थन करने वाले, औरतें छेड़ने का समर्थन करने वाले, जिस IAS को नौकरी से निकाला जाना चाहिए, उसको अभी कल इन लोगों ने रिशो करा दिया, रिवोक करा दिया सस्पेंशन। आप ऐसा बुलाने लगते हैं। अगर आपको यही करना हो ना, तो वो समय तय कर दीजिए, मत बुलाइए मुझे। भाषा का उपयोग ठीक, उसी दिन बुलाइए सर जिस दिन बोलना हो। नहीं, फैक्ट्स। अरे किसी दिन क्या बोला? आपको क्यों नहीं बोला? रिलैक्स, कंट्रोल। नहीं बोलना सर। अच्छा, अरे अभी इतना तो बोल दिया, अब क्या बचा? एंडिंग कमेंट्स अनंत विजय जी, 1 लाइन आंसर प्लीज। थैंक यू। त्रिपाठी जी, इतना नहीं नाराज होते। आप वरिष्ठ आदमी। मैं तो अभी दलित और आदिवासियों की बात सुन रहा था और पूरे देश भर के उदाहरण दिए गए। वरिष्ठ का मतलब क्या है सर? लखनऊ का आप गेस्ट एक हाउस कांड भूल गए क्या? एक दलित बेटी के साथ क्या किया था और किस पार्टी ने किया था? तो इतिहास सबका दागदार है, चाहे वो रत्नाकर जी की पार्टी हो, चाहे अनुराग भदौरिया जी की पार्टी हो, सबका इतिहास दागदार है। इसलिए आप थोड़ा बुरा लग जाएगा, दोनों चिल्लाने लगेंगे। मुझे मालूम था कि जैसे ही हो गया बोलूंगा दोनों को ये हो जाएगा। तो मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि ऐसे मुद्दों को न उठाइए जिसमें आपका दामन स्वयं दागदार हो। और जो बात अभी एक पैनलिस्ट कह रहे थे कि भाई अरविंद केजरीवाल जी के खिलाफ सबसे पहले शराब घोटाले का आरोप किसने लगाया? कांग्रेस पार्टी ने। बिल्कुल, देखिए वो तो सवाल है, लेकिन उसके बाद भी वो अपना बैलेंस कर पा रहे हैं। गुरु प्रकाश पासवान जी, लास्ट लाइन आंसर, एंडिंग टू यू। पासवान साहब। नहीं देखिए,
जब इनको आईना दिखाते हैं, तो इनको दर्द होता है। दलित आदिवासी अब मूर्ख बनने वाला नहीं है, उनको टेकन फॉर ग्रांटेड लेना बंद करिए, संविधान के नाम पे अपनी राजनीति बंद करिए। आप बाबा साहब अंबेडकर को ठगने वाले लोग, दलितों को ठगने वाले लोग, वर्चस्ववादी लोग, एक व्यक्ति का वर्चस्व रहे, एक परिवार का वर्चस्व रहे, देश आगे बढ़ चुका है। मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं पासवान साहब, प्रधानमंत्री बनाएगा, आईना दिखाते दिखाते बनाएगा इस बात को। ओके, लेकिन ये मैं कह रहा हूं आईना दिखाते दिखाते खुद भी देखना भूलिएगा मत। बिहार में इंडिपेंडेंट जीते हैं, हिमाचल में एक आप जीते हैं, 2 आप हारे, मध्य प्रदेश में 1 था आप जीते हैं, पंजाब में 1 था आम आदमी पार्टी, तमिलनाडु में डीएमके, उत्तराखंड में दोनों कांग्रेस, 4 बंगाल में टीएमसी। तो बेसिकली सबको रखिए, 13 में से 2 आए हैं। आईना जरूर दिखाइए अनुराग भदौरिया, रत्नाकर त्रिपाठी जी को, लेकिन खुद भी देखिए पासवान साहब, नमस्कार, 13 में से 2 हैं, 11 उन इधर ही हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका पूछता है भारत में। थैंक यू वेरी मच।